सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड। आज के इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही यहाँ पे हमें इंपीरियल एडवाइजर के बारे में काफी सारी चीजें पता चलने वाली है। किन्मो का सामना एक नए अनजान खतरे से होगा जिसके बारे में उसे पता ही नहीं होगा, और जिससे कि टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड की ये स्टोरी एक नई रुख लेने वाली है। तो चलो फिर बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था, और जहाँ पे हमने देखा था किन्मो और इंपीरियल एडवाइजर और बाकी सारे स्कॉलर्स कैपिटल की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसी के साथ हम इटर्नल पीस की कैपिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर किन्मो और इंपीरियल एडवाइजर ये सभी लोग एंटर हो जाते हैं। लेकिन आते साथ ही यहाँ का माहौल काफी ज्यादा गमगीन था। किन्मो को ये सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा अजीब लगता है कि न जाने वो कौन होगा कि जिसके चलते यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। कि तभी किन्मो पास गुजरे एक बंदे से बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ पूछता है कि क्या मुझे बता सकते हैं कि आखिर कौन गुजर गया है। जिस पे वो बताने लगता है कि क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें कोई आइडिया नहीं? 10 दिन पहले एक हायर ऑफिसर किंग ज़ेनबाई अचानक से मारे गए, उन्हीं की वजह से इतना सारा शोक का माहौल है। ये सुनकर किन्मो डूक हुई और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कि तभी वो बंदा आके बताता है कि बस उसी की इज्जत में हमारे मैजेस्टी ने शोक जाहिर किया और सभी लोग उनके लिए काफी ज्यादा बुरा फील कर रहे हैं और पूरा का पूरा नेशन उनके इस गम में उनके साथ है। इसी के साथ अब हम इंपीरियल एडवाइजर को देखते हैं जो कि यहाँ पर किन्मो को बताने लगता है कि किंग ज़ेनबाई और लिंग यानफेंग ये लोग असल में हमारे जो लेट एम्परर है उनके भाई हैं। उसका नंबर 8वां था, यानी कि हमारे जो एम्परर है उसके वो 8वें अंकल हैं और वो काफी ज्यादा इज्जतदार और काफी ज्यादा चहीते इंसान हुआ करते थे। उनसे सभी लोग प्यार करते हैं और उन्होंने हमारे एम्परर का बहुत ज्यादा साथ भी दिया है, फिर चाहे वो बैटल ग्राउंड हो या फिर कहीं और। उन्होंने एम्परर का हर जगह बखूबी साथ दिया है। उन्होंने कभी भी अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि मरते वक्त भी उनके साथ रहे। और न जाने उन्होंने इतनी जंगें ऐसी लड़ी है जहाँ पर वो मरते मरते बचे हैं, और अब उनका ऐसे अचानक से जाना वाकई में हमारे लिए बहुत ज्यादा दुखद है। मुझे जाना होगा उनके मैनर पे और वहाँ जाकर उन्हें रिस्पेक्ट देना होगा। वाकई में मेरे लिए भी ये काफी ज्यादा शॉकिंग है। अब किन्मो यहाँ पर इंपीरियल एडवाइजर की सारी बात समझ जाता है। असल में वही कतार है जिसे कि ये लोग तब से तलाश कर रहे थे। और अब यहाँ पर किन्मो सीधा जाकर इंपीरियल एडवाइजर से पूछने लगता है, इंपीरियल एडवाइजर मैं समझा नहीं, आखिर उसने गद्दारी क्यों की होगी? जिसपे वो बताने लगते हैं कि वो एम्परर के खिलाफ कभी भी गद्दार नहीं था, ना ही उसके खिलाफ उसने गद्दारी की। उसने मेरे खिलाफ गद्दारी की क्योंकि उसे अपनी लिंग फैमिली और उसके रीजन की काफी ज्यादा फिक्र थी। और रही बात उसकी, तो वो एक फ्लॉलेस सेंट जैसा है जिसके ऊपर एम्परर तक रूल नहीं कर सकता। इसी के साथ यहाँ से इंपीरियल एडवाइजर जाने लगता है और कहने लगता है कि अब अगर मैं सोचे ना तो लगता है कि शायद तुम सही थे, शायद मुझे वाकई में अपनी एक फैमिली स्टार्ट करनी चाहिए। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इंपीरियल एडवाइजर सीधा वहीं पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्हें जाना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ अब इंपीरियल एडवाइजर एम्परर तक सारी बात भी पहुंचा देते हैं, जहाँ पर सभी को ये बात पता चल जाता है कि असल में जो किन्मो है उसने जो बाकी के स्कॉलर्स है उनकी जान बचाई। और यहाँ पर उसके बारे में काफी ज्यादा चर्चे भी होने लगते हैं। तभी यहाँ पर कुछ अनाउंसर आकर किन्मो के बारे में सभी को बताते हैं कि किन्मो ने साउथर्न बॉर्डर में दुश्मनों का सफाया करके बहुत ही अच्छा काम किया है। उसने काफी अच्छी मेरिट भी हासिल की है और इसी के चलते किन्मो को अब लेशर पैलेस का ग्रैंड मास्टर बनाया जाता है, जो कि अपर क्लास के रैंक 5 में आता है और ये हमारे एम्परर का कमांड है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूनशिया एकेडमी के मास्टर की तरफ देखकर हंसने लगती है, जो कि किन्मो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इस दौरान हम किन्मो को देखते हैं जहाँ पर उसे वो बंदा कांग्रेचुलेट करते हुए वो लेटर दे देता है। अब यहाँ पे हम होलिंग को देखते हैं जो कि उस बंदे के कंधे पे आकर उसे उसकी पेमेंट दे देती है। असल में यहाँ पे उसने जानबूझ के किन्मो की इतनी ज्यादा तारीफ करवाई यहाँ पर वो जो मास्टर है ना इसे मिर्ची लग जाए। इस दौरान किन्मो मन में कहता है कि एम्परर ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, लेकिन ये फिर भी कुछ खास नहीं है। लगता है कि एम्परर अभी भी मुझसे काफी ज्यादा सावधान है। इसी के साथ हम इंपीरियल एडवाइजर को देखते हैं जहाँ पर वो जैसे गेट को खोल के अंदर जाने वाले थे कि तभी यहाँ पे उन्हें कुछ फील होता है और तभी वो उसे चेक करने के लिए वॉल को क्रॉस करके उस पार पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन्हें कुछ खास पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही थोड़ा और चेक करते हैं तो यहाँ पर इन्हें कुछ नजर आता है और फिर वो समझ आता है कि यहाँ पर एक मिस्टीरियस टाइप का ट्रांसपेरेंट सील लगा हुआ है जिसे कि अभी किसी ने भी छेड़छाड़ नहीं की। अब यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है और तभी वो रूम के अंदर जाकर अपने लोगों को आवाज देता है, एक एक करके सभी का नाम लेता है लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। और तभी वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर यूजुअली वो लोग हुआ करते हैं और जैसे ही गेट वो खोलता है तो पाता है कि यहाँ पर उसके जो लोग हैं वो लोग अनकॉन्शियस होके पड़े हुए हैं। और तभी यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर देखता है कि हवा में उसके एक बंदे को किसी ने ऐसे उल्टा लटका के रखा है और वो भी अनकॉन्शियस है। इंपीरियल एडवाइजर इन दोनों को जगाता है और फिर तीसरे वाले बंदे को ऊपर से नीचे उतारकर उसे भी जगाता है और कहता है कि बताओ आखिर क्या हुआ। जिसपे वो अपने मुंह से इस कपड़े को निकाल कर कहने लगता है कि मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या हुआ। इससे पहले कि मैं कुछ
देख पाता, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मैंने पाया कि मुझे उल्टा किसी ने बांध कैसे रखा है और फिर मैं वापस से बेहोश हो गया और अब आपने मुझे यहाँ पे इन सभी के साथ आजाद किया है। यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर को समझ नहीं आता कि आखिर उसका कौन सा ऐसा अनजान दुश्मन बन चुका है जो कि इसके पीछे पड़ गया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पर इंपीरियल एडवाइजर के पास उसका एक खबरी आता है और उसे वो सारी बातें बता देता है कि सिर्फ आप नहीं बल्कि काफी सारे ऐसे हाई रैंक ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ भी बिल्कुल सेम हुआ है। उन सभी के घर का हाल वही है जो कि आपका हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे बीच एक अनजान भूत जो है वो घूम रहा है और जो सभी को हंट करने निकला है। यहाँ पे उसकी बात सुनकर इंपीरियल एडवाइजर कहता है कि ये कोई भूत प्रेत नहीं है बल्कि उस इंसान की स्पीड कुछ ज्यादा ही है और शायद मैंने अंदाजा लगा लिया है कि आखिर वो कौन हो सकता है। जिसके बाद वो सभी को ट्रेजरी रूम में जाने के लिए कहता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये सभी लोग उसे फॉलो करते हुए पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंपीरियल एडवाइजर यहाँ पे जैसे ही उस सील को वापस से चेक करने जाता है तो उनके पास खड़ा बंदा कहने लगता है कि यार आप तो गलत साबित हुए, क्योंकि यहाँ पर जो सील लगा हुआ है ये तो अभी भी मौजूद है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने यहाँ पे छुआ ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि कोई यहाँ से गुजरा ही नहीं। जिसपे सील को हटाते हुए इंपीरियल एडवाइजर कहने लगता है कि फॉर्मलेस फैंटम हेवन प्लिफरिंग सन स्विचिंग। ये कहते हुए वो आगे जाता है और कहने लगता है कि शायद तुम समझे नहीं, आखिर उसे जरूरत क्या है इस सील को ओपन करने की। और तभी ये लोग उनके ट्रेजरी रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि यार तुम्हारे तो ट्रेजरी रूम पूरी तरीके से खाली है। ऐसा लग रहा है कि वो अगर यहाँ पे आए भी होंगे ना तो उन्हें बस धूल कंकड़ ही हाथ लगा होगा। इंपीरियल एडवाइजर इस पे कोई जवाब नहीं देता और तभी यहाँ पर हवा में लटक रहे उस मैसेज को वो रीड करता है, जहाँ पर उस पेपर पे लिखा था कि इंपीरियल एडवाइजर मैं अपने इस पैर को वापस ले रहा हूँ, साथ ही तुमने अब तक जो भी ट्रेजर कलेक्ट किया है मैं भी उन सबको अपने साथ खुशी खुशी ले जा रहा हूँ, तुम्हारी तरफ से एक तोहफा समझते हुए। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे सर्वेंट्स का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा है, मैंने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। और हाँ तुम्हें पता है मैं ना तुम्हारी बेड पे सोया भी। असल में ये बंदा और कोई नहीं बल्कि ग्रैंडपा क्रिपल है। और फिर वो आगे कहते हैं वैसे बुरा मत मानना, पर तुमने कहा था कि पैसा तुम्हारे लिए धूल मिट्टी के बराबर है ना, तो मैंने इन पे भी अपना हाथ साफ कर लिया। और हाँ मैंने तुम्हारे ब्लैंकेट के अंदर स्पेशली कुछ चीज रखी है, जाके चेक कर लेना। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसके ब्लैंकेट को ओपन करता है तो उसे इतनी बुरी स्मेल आती है कि दोनों ही अपना नाक बंद कर लेते हैं। अब यहाँ इंपीरियल एडवाइजर का पारा वैसे ही हाई हो चुका था और तभी वो बंदा आके बताता है कि और हाँ तुम्हारा वो जो टी पॉट है ना जिसमें तुम अपनी स्पेशल टी रखते हो, मैंने इसके अंदर अपनी एक स्पेशल टाइप की ड्रिंक रखी है और अब हमारा जो स्कोर था वो सेटल हो चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इंपीरियल एडवाइजर का पारा एकदम 7वें आसमान में पहुंच जाता है। वो गुस्से के साथ कहता है कि ये सब कुछ बाहर फेंको। यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर की आवाज बाहर तक जाती है। सभी लोग शॉक थे कि यार इंपीरियल एडवाइजर को हो गया। वहीं दूसरी तरफ वो बंदा अभी भी ब्लैंकेट को ही देखने में लगा हुआ था और भाई साहब जैसे ही वो उसे खोलता है ना उसे बार बार वो स्मेल आती है और वो चीज देखते साथ ही वो वापस से इसे बंद कर देता है। अब यहाँ पे ओल्ड मैन फू से जो इंपीरियल एडवाइजर है वो कहने लगते हैं कि मुझे किंग ज़ेन भाई को रिस्पेक्ट देने जाना है, तो उसके लिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए ताकि मैं कुछ मटेरियल्स को बाय कर पाऊँ। जिस पे यहाँ पे ओल्ड मैन फू बताने लगते हैं कि पर हमारे पास एक भी पैसा नहीं। जिस पे इंपीरियल एडवाइजर कहता है कि ठीक है फिर मैं कुछ पेंटिंग्स को बनाता हूँ, उन्हें बेचकर हम पैसे ले आएंगे। जिस पे ओल्ड मैन फू कहने लगता है कि तो फिर एक बात बताइए, क्या आप उस पे अपना सिग्नेचर करने वाले हैं कि इसे आपने यानी कि इंपीरियल एडवाइजर ने बनाया है? अगर हाँ तो फिर इसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जिस पे इंपीरियल एडवाइजर कहता है कि नहीं, मैं अपने पद के दम पे कोई भी पैसा नहीं लेना चाहता, मैं कोई भी सिग्नेचर नहीं करूंगा। जिस पे वो बंदा कहने लगता है कि फिर तो एक भी पेंटिंग बिकने से रही। वैसे भी यहाँ पर तो कितने सारे स्कॉलर्स है कंट्री के अंदर फेमस हैं जो की, तो आखिर कोई आपकी जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं उस पेंटिंग को क्यों खरीदना चाहेगा। अब तभी यहाँ पे वो बंदा आगे आता है और बताने लगता है कि अरे यार इतना फिक्र करने की क्या जरूरत है, ड्यूक वही से मांग लो या फिर मिनिस्टर से ले लो। जिसपे ओल्ड मैन फू बताने लगते हैं कि असल में हमने बहुत बार उनसे मांगा है और कभी वापस नहीं किया है, और अगर हम ऐसे ही बार बार करते रहे ना तो बाहरी लोगों पे भी ये बात फैल जाएगी कि यार इंपीरियल एडवाइजर और उसके लोग आखिर ये कर क्या रहे हैं, ये लोगों से पैसे मांग लेते हैं और लेकिन लौटाने का नाम ही नहीं लेते। यहाँ पे तभी सीन शिफ्ट होता है और हम किन्मो को देखते हैं, जहाँ पर उसे जैसे ही पता चलता है कि इसके दो ग्रैंडपा से मिलने आए हैं तो वो सीधा उसके पास पहुंच जाते हैं और उन्हें हक कर लेता है और यहाँ पर उन्हें पकड़ कर कहता है कि आप लोगों से रहा नहीं गया ना, आप मुझसे मिलने आए ना। जिसपे ग्रैंडपा माँ कहने लगते हैं कि असल में क्रिपल को कैपिटल में कुछ काम था तो वो मुझे यहाँ तक ले आया, और वो जरूरी काम ये था कि ये असल में अमीरों को लूटने आया था ताकि वो गरीबों में ये पैसे बांट पाए। और उसने काफी सारी चीजें कलेक्ट की हैं और जिसके बाद वो इन्हें बेच कर इनसे कुछ पैसे बनाएगा और फिर डिजास्टर वाली जगह पर उनकी मदद के लिए वो ये सारे पैसे उन तक पहुँचा देगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी ग्रैंडपा क्रिपल कहने लगते हैं कि अरे नहीं नहीं, हम तो हजारों मीलों चल के बस तुमसे मिलने आए थे, हमारा ये सब इरादा थोड़ी था। यहाँ पे किन्मो समझ जाता है कि अच्छा तो ये बात है, तो वो उनसे कहने लगता है कि अच्छा तो आप मुझसे मिलने आए हैं, हाँ वो भी इतनी दूर से, आपने मुझे बहुत मिस किया होगा। जिसपे वो उसके पास फट से पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ बेटा बिल्कुल तुम सही समझो, और देखो ये
मेरा वही पैर है जिसे कि मैं बरसों से ढूंढ रहा था और मुझे ये इंपीरियल एडवाइजर के पैलेस के अंदर मिला है और मैं वहाँ चुपके से गया और सब कुछ लेके आ गया। और तुम्हें पता है उस इंपीरियल एडवाइजर को कानो कान भनक तक नहीं लग पाई और वो कुछ भी नहीं कर पाया, जिसपे किन्मो बताने लगता है कि ग्रैंडपा असल में इंपीरियल एडवाइजर और मैं अभी अभी हम लोग टाउन में वापस आए हैं। तो फिर एक बात बताइए कि आखिर आप किस इंपीरियल एडवाइजर की बात कर रहे हो कि जिसके घर को आपने लूट लिया और वो इंसान कुछ कर भी नहीं पाया। हाँ, ये सुनते साथ ही ग्रैंडपा क्रिपल उसे घूरने लगते हैं। किन्मो भी उन्हें घूरते हुए कहने लगता है कि हाँ हाँ बताओ। यहाँ पे ग्रैंडपा माँ इन दोनों पे हंसते और कहने लगते हैं कि तुम दोनों अब अडल्ट हो चुके हो तो बच्चों जैसी हरकतें करना बंद कर दो। और तभी ग्रैंडपा माँ अपने पास से अपने हाथ को बाहर निकालते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ, हम असल में तुमसे मिलने तो आए थे, लेकिन असल में हमें ये भी जानना था कि किन्मो क्या तुम हमारे लिए हमारे पैर और हाथों को वापस से फिक्स कर सकते हो। यहाँ पे ग्रैंडपा माँ के उस मिसिंग आर्म को देखकर वो कहने लगता है कि ये तो आपको वही मिसिंग आर्म है, क्या आप वाकई में थंडरक्लैप सेक्ट के अंदर गए थे और वहाँ जाके इसे लाए हो? जिसपे ग्रैंडपा क्रिपल हंसते हुए कहते हैं कि और क्या, ये अकेले गया और सभी का सुपड़ा साफ करते हुए ये अपना ये जो हाथ है इसे लेके वापस आ गया और क्या ही बैटल थी वो। और अफसोस की बात है कि हमें वहाँ पर वो ओल्ड मॉन्क नजर नहीं आया, वरना उससे भी दो हाथ हो जाते। यहाँ पे ये लोग बात कर रहे थे कि तभी हुलिंग बताने लगती है कि मास्टर इंपीरियल एडवाइजर यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर का इस वक्त आना किन्मो को थोड़ा चिंता में डाल देता है कि आखिर ऐसी क्या बात होगी। और तभी जैसे ही वो उसके पास जाता है तो उसे देखते साथ ही इंपीरियल एडवाइजर कहता है कि किन्मो क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो? जिसपे किन्मो पूछता है कि हाँ बिल्कुल, बताइए आपको कितने चाहिए? जिसपे वो बताता है कि इस समय मेरी मंथली सैलरी 800 डिफेंग कॉइन्स है, मुझे बस इतने ही चाहिए। एक बार मुझे मेरी सैलरी मिल जाए तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा, मुझे बस कुछ चीजें हैं उन्हें फिक्स करनी है और इसी के लिए पैसे चाहिए। यहाँ पे ये सोचकर बेचारा किन्मो सोच में पड़ जाता है और कहता है कि इंपीरियल एडवाइजर आखिर आप इतने गरीब कब से बन गए, आखिर ऐसा क्या हुआ? जिसपे वो बताने लगता है कि बस कल्टीवेशन में रिसोर्सेज की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। अभी यहाँ पे ये सुनकर किन्मो इमीडिएटली उसे 1000 कॉइन्स देता है और कहने लगता है कि अगर आपका काम हो जाए मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है, आपको इसे लौटाने की जरूरत नहीं है। जिसपे इंपीरियल एडवाइजर उसे बताने लगते हैं कि असल में हमारे एम्परर बहुत ही जल्द मुझे मेरा रिवॉर्ड सौंपने वाले हैं और जब वो मुझे देंगे मैं तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें लौटा दूंगा। अभी यहाँ से इंपीरियल एडवाइजर जाने लगता है, पर तभी उसे यहाँ पे उसके रूम से कुछ फील होता है। वो कहने लगता है कि एक बात बताओ, आखिर तुम्हारे रूम के अंदर वो बंदा कौन है? ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पर तभी उसे कुछ और फील होता है, कहता है कि नहीं, यहाँ एक नहीं 2 लोग हैं और जिनमें से एक बंदे की बॉडी ऐसी है कि जैसे हेवन एंड अर्थ के साथ वो ब्लेंड हो गई हो और दूसरा भी बिल्कुल ऐसा ही है। लगता है कि तुम्हारे घर के अंदर 2 खास लोग आए हैं, तो स्कॉलर किन, क्यों ना तुम मुझे उनसे मिलवाओ? जिसपे किन्मो उन्हें मना कर देता और कहता है कि माफ करना, लेकिन मैं आपको वहाँ पे इनवाइट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे मास्टर्स आए हैं और वो लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड है और उन्हें यहाँ पर गेस्ट से मिलने की आदत नहीं। अब ये सुनकर इंपीरियल एडवाइजर कहता है कि ठीक है, फिर मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। अब वो यहाँ से चले जाते हैं कि तभी किन्मो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि यार ग्रैंडपा क्रिपल ने उसको पूरी तरीके से कंगाल कर दिया। इसी के साथ वो सीधा जाकर अपने ग्रैंडपा से सवाल करता है कि एक बात बताइए, आखिर आपने उनसे कितना लूटा? जिसपे वो बताने लगता है किन्मो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इंपीरियल एडवाइजर के जो ट्रेजरी रूम है उस पर डिपेंड रहूंगा? उसके पास है ही क्या? मैंने पूरा रूम छान मारा, मुझे कुछ खास मिला ही नहीं। ऐसी एक चीज नहीं कि जिसे बेचकर मैं किसी एक इंसान का भला कर पाऊँ। मैंने तो ये सारा कुछ पूरे के पूरे कैपिटल में जितने भी अमीर लोग थे उनसे कलेक्ट किया है। और मजे की बात बताऊं, उसके पास एक फूटी कौड़ी भी पड़ी नहीं थी सिवाय डीव के कुछ पेंटिंग्स के। न जाने उसने अपना खजाना कहाँ छिपा रखा होगा, वरना एक इंपीरियल एडवाइजर वो भी इतना कंगाल कैसे हो सकता है? और जब मैं सभी को लूट रहा हूँ तो मैं इसे कैसे छोड़ता? मैं इसके पास से डीव की वो पेंटिंग उठा लाया और फिर वो किन्मो को उसे देते हुए कहता है कि इसे लो, ये डीव की बनाई हुई वो पेंटिंग है जिसके अंदर एक स्वॉर्ड गॉड अपनी स्वॉर्ड को कैरी किए हुए है। मैं इसे तुम्हारे लिए ले आया, तुम इसे रख सकते हो। अब यहाँ पे जैसे वो स्वॉर्ड गॉड सुनता है तो तभी वो समझ जाता है कि शायद इसके अंदर विलेज चीफ की पेंटिंग होगी। यहाँ पे वो खोलने लगता है पर तभी यहाँ पे ग्रैंडपा आकर उसे रोक देते हैं और तभी हम देखते हैं कि किन्मो की आइस अचानक से रेड होने लगती है। ये देखते साथ ही ग्रैंडपा से कहते हैं कि तुम अभी इसे ओपन नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी जो करंट कल्टीवेशन है इसके दम पर अगर तुम अभी इसे ओपन करोगे ना तो ये सेकंड्स में तुम्हें अंधा बना देगी। अब यहाँ पे तभी ये सुनकर किन्मो डर जाता है और वो कहने लगते हैं कि हाँ, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। पर तभी यहाँ पे ग्रैंडपा माँ कहते हैं कि एक बात बताओ किन्मो, आखिर तुम्हारे अंदर से मुझे ये डिफरेंट ऑरा क्यों आ रही है? किन्मो ने परेशान करने के लिए बता नहीं सकता था कि असल में उसने जो डीमन गॉड दीतियान है उसके कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा हिस्सा उसके अंदर मौजूद है। तो वो बात घुमाते हुए कहने लगता है कि असल में मैं साइटन सोरिन डिफाइड फॉर्म को मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसके चलते शायद आपको लग रहा होगा कि मेरी ऑरा चेंज हो गई है या फिर मुझसे अलग ऑरा आपको फील हो रही है। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर हड़बड़ाहट में अपने काम करने लगता है और कहने लगता है कि वैसे भी मुझे इंपीरियल एडवाइजर ने कहा था कि जब मैं इस चीज को डिफाई करूंगा ना तो शायद मेरी ऑरा में चेंजेस आएंगे। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर हुलिंग और ड्रैगन से कहने लगता है कि जरा जाओ मेरे ग्रैंडपा को पूरे सिटी का टूर कराओ और जब तक मैं आपके इन हाथ पैर को रेडी कर रहा हूँ आप लोग जरा घूम के आइए। बस इतना
कहकर किन्मो यहाँ से भाग जाता है और जो देखकर उसके ग्रैंड पास को ये चीज काफी ज्यादा अजीब लगती है। पर तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम किन्मो को देखते हैं जो कि यहाँ पर कल्टीवेट करके उसी सैटर्न सोरिंग डिफाइन फॉर्म को कल्टीवेट करने की कोशिश करता है। इस दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक और नए अवतार को अनलॉक करता है, पर तभी यहाँ पर उसका लुक कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। साथ ही यहाँ पर उसके हाथ में से एक स्क्रोल भी नजर आता है जिस पर लिखे टेक्स्ट काफी ज्यादा मिस्टीरियस थे और वो कहने लगता है कि ग्रैंडपा डीफ ने आज तक मुझे जितने भी एंशिएंट टेक्स्ट के बारे में बताया ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई सोल गाइड है। कि तभी यहाँ पर किन्मो के पीछे एक गेट अपीयर होता है। ये देखते साथ ही किन्मो काफी ज्यादा सरप्राइज था और कहने लगता है कि आखिर सैटर्न सोवरेन फॉर्म में ये नया गेट कहाँ से आ गया। अब तभी किन्मो को रियलाइज होता है कि ये गेट बिल्कुल नाइन नीदर गेट जैसा ही दिख रहा है जिसके अंदर से काफी सारे लोग आए थे और जिसने की इनके शिप को भी पूरी तरीके से जैसे डिवोर्स कर लिया था। अब यहाँ पे तभी एक आवाज आती है जो की कहने लगता है कि जो स्क्रिप्चर तुमने रीड किया वो असल में यूदू का एक स्क्रिप्चर है। तभी किन्मो नोटिस करता है कि नहीं, ये आवाज इस गेट से नहीं बल्कि कहीं और से आ रही है। और तभी वो वॉइस आगे कहने लगती है कि आखिर तुम्हारे जैसा कमजोर लड़का, एक कमजोर सा क्रिएचर आखिर इस चीज को कैसे पढ़ सकता है। यहाँ पे किन्नू कहने लगता है कि आखिर कौन है यहाँ पर, कौन है जो कि मेरी बॉडी में रहकर बात कर रहा है। अब यहाँ पे वो आवाज कहने लगती है कि नाटक करना बंद करो, तुम ऑलरेडी जानते हो। फिर वो आगे बताने लगता है कि जब मैंने इंपीरियल एडवाइजर को फाइट करते हुए देखा उसके ट्रेडर्स के साथ, तो तभी तुमने डिस्कवर कर लिया था कि मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हूँ। तो आखिर तुम नाटक क्यों कर रहे हो? तुमने अपने उन दोनों लोगों को भी यहाँ से दूर इसीलिए भेजा ताकि तुम मुझे टेस्ट कर पाओ, है ना। जसवर किन्मो भी यहाँ पर अपनी गर्दन को ऐसे मरोड़ते हुए कहने लगता है कि चलो ठीक है, लगता है कि तुम इतने ज्यादा भी बेवकूफ नहीं हो। तभी हम देखते हैं कि उस गेट के सामने यहाँ पर रेड कलर का एक और बैरियर टाइप का बनने लगता है जिसके अंदर काफी सारे पॉपिंग साउंड्स आने लगते हैं और अगले ही पल यहाँ पर एक बड़ी सी आंख अपीयर हो जाती है और देखते ही देखते यहाँ पर जो डीमन गॉड दूतियान है उसका फेस आ जाता है और वो किन्मो के करीब आकर कहने लगता है कि बेवकूफ लड़के, क्या तुम्हें नहीं पता कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे सामने डीमन गॉड दूतियान मौजूद है और तुम उसके सामने इतने एरोगेंटली खड़े हो। तुम्हें तो मेरे सामने घुटनों के बल झुककर मेरी पूजा करनी चाहिए। तुम्हें तो मेरे सामने रिस्पेक्टफुली मुझसे बात करनी चाहिए, रहम की भीख मांगनी चाहिए। क्योंकि तुम्हारे जैसे क्रिएचर की मेरे सामने क्या औकात, तुम तो मेरे सामने धूल मिट्टी के भी बराबर नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके बाकी के जो दो सर थे वो भी यहाँ पर किन्मो को अलग अलग डायरेक्शन से जैसे डोमिनेट करना चाहते हो और एक ही बात बार बार रिपीट करते हैं कि मेरी पूजा करो, मेरी अर्चना करो। यहाँ पे हम देखते हैं कि किन्मो उसे छेड़ते हुए कहने लगता है कि हे सर्व पूजनीय दूतियान, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि होंगशियान सेक्ट पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और इस पूरी दुनिया में सिर्फ इकलौता मैं ही इंसान हूँ जो कि आपको यहाँ पे समन कर सकता है। तो अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। अगर मुझे मार दोगे तो कभी भी तुम इस दुनिया में नहीं आ पाओगे। तो बेहतर होगा कि अपने हद में रहना सीख लो, सर्व पूजनीय दूतियान। ये सुनकर डीमन गॉड दूतियान कहने लगता है कि क्या तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? मेरे पास एक नहीं 10,000 से भी ज्यादा रास्ते हैं कि मैं तुम्हें सेकंड्स में यहाँ पे मार दूं। कि तुम्हें यहाँ पर उसके ऊपर काफी सारी बिजलियां भी गिरने लगती है, लेकिन किन्मो डरता नहीं और वो कहने लगता है कि एक बात बताओ, क्या तुम डरते नहीं कि अगर तुम एज अ डेविल किंग के रूप में एक्सपोज हो गए तो तब तुम्हारा क्या होगा? ये सुनते साथ ही अचानक से उसके सारे अटैक रुक जाते हैं। वो कहने लगता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो यहाँ पर वो बताने लगता है कि मुझे पूरा याद है जब लास्ट टाइम तुम्हें समन किया गया था तो तब तुमने अपनी कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा हिस्सा मेरे अंदर छोड़ दिया और उसके बाद से तुम्हें न जाने कितने मौके मिले कि तुम मुझे पूरी तरीके से मिटा सकते थे, लेकिन तुमने मिटाया नहीं क्योंकि तुम्हें इंपीरियल एडवाइजर, ग्रैंडपा माँ और ग्रैंडपा क्रिपल इन सब का डर है क्योंकि अगर इन्हें पता चल गया तो ये तुम्हारी कॉन्शियसनेस को मेरे अंदर से पूरी तरीके से मिटा के रख देंगे। ये सुनकर वो कहने लगता है कि तो फिर तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं? तुमने भी तो मुझे बहुत पहले डिस्कवर कर लिया था, तो आखिर तुम्हें किस चीज का इंतजार है? और ये जो सोल गाइडिंग डोर है इस पर लिखे ये जो टेक्स्ट है, ये असल में जो टेक्स्ट इस पे लिखे हैं वो यादू डेविल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। तो बताओ आखिर इस सब का क्या मतलब? यहाँ पे ये सुनकर किन्मो स्माइल करता है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डीमन गॉड है वो अपने पूरे फॉर्म में आ जाता है और उसके सामने जैसे ही वो अपीयर होता है वो घूरते हुए किन्मो से कहता है कि असल में तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से डेविल लैंग्वेज को सिखाऊं, है ना? ठीक है फिर, अब क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ चाहते हैं, हमें एक दूसरे की जरूरत है, तो क्यों ना एक डील बनाते हैं। ये सुनकर किन्मो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर वापस से हमारे वर्ल्ड और कंट्री में आने नहीं दे सकता कि तुम यहाँ पर आके तबाही मचाओ। जिसमें वो कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे इस वर्ल्ड के इतने खतरनाक और पावरफुल लोगों को जब मैंने देखा, अब मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं कि मैं इस जगह को कॉन्कर करूं। तो
तुम्हें बस मेरे लिए कुछ लोगों को समन करना है और फिर उन्हें यहाँ इस जगह पे भेजना है ताकि यहाँ पर रहकर वो लोग मल्टीप्लाई हो सके। अब किन्मो कहने लगता है कि पर अगर बीच में ही तुम्हारा इरादा बदल जाए तो तुम जिन लोगों को यहाँ बुलवा रहे हो अगर वही लोगों के जरिए से तुम मुझे मार दो तो, जिसमें वो भड़क जाता है और कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ 9 हेवन एंड अर्थ ओथ लूंगा। उस पैक्ट के चलते जो कोई भी अपने वादे को तोड़ेगा तो उसके चलते जो योदू के एम्परर है वो यहाँ समन हो जाएंगे और उसका खेल खत्म कर देंगे। और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, साथ ही वो एक ट्रू प्रीमोडाइल डाइटी भी है। और जो योदू मैजिस्ट्रेट है वो तो असल में इनके बस एक मैसेंजर है। दुनिया भर के जितनी भी सोल्स हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि गॉड्स और डेविल्स के सोल्स भी मरने के बाद इनके गुलाम बन जाते हैं। तो अब तुम अंदाजा लगा लो कि वो कितने ज्यादा ताकतवर है। तो बताओ क्या तुम डील के लिए रेडी हो? किन्मो कहने लगता है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे डेविल्स की लैंग्वेज नहीं आती, तो हम ह्यूमन लैंग्वेज में ही इस ओथ को लेंगे। ये सुनकर डीमन गॉड को हंसी भी आ जाती है। वो कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे क्रिएचर से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, जान का खतरा तो तुम्हें बहुत ज्यादा है, पर ठीक है मुझे इससे कोई मसला नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।